नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर कम ध्यान होने के कारण कुछ विद्यार्थी नॉलेज होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में कम मार्क्स प्राप्त करते हैं। उनके पास में टैलेंट बहुत है। एक ऐसा विद्यार्थी था मेरे, हूबहू जितना मैं क्लास में लिखवाता था वैसा ही वैसा वो आंसर बुक में लिखता था, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तब मुझे काफी निराशा हाथ लगी कि उसके केवल 50% मार्क्स आए, जबकि वो क्लास का टॉपर था। तो टॉपर होने के बावजूद भी लोगों के यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होते हैं, पहले ईयरली सिस्टम चलता था, अब सेमेस्टर सिस्टम चलता है। तो सेमेस्टर सिस्टम में जो ईयर एंड या सेमेस्टर एंड जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम के अंदर आप अपना उत्तर किस प्रकार से लिखें कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सके। आज इसी विषय को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए कि अधिक से अधिक मार्क्स हम प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले 3-4 पॉइंट है इसमें बेसिकली, जिनको यदि हम अपना लेंगे तो एग्जाम में हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, इन सब बातों को कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको पहली बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि कम से कम 2 रंगों की पेन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहली बात कौन सी है कि हमें 2 प्रकार के पेन का प्रयोग करना होगा, और उसमें आपको हेडिंग लिखने के लिए ब्लैक पेन का प्रयोग करना, जबकि दूसरा जो कंटेंट है उस कंटेंट को लिखने के लिए आप ब्लू पेन का प्रयोग कर सकते हो। तो कम से कम आपको 2 प्रकार के पेन का प्रयोग करना होगा। ऐसा क्यों है कि यदि एग्जाम में आप जब उत्तर लिख रहे हो तो आंसर बुक को चेक करने वाले को जब आपके अलग पेन से लिखा होगा वो पहले दिखेगा। जैसे आपने उत्तर की शुरुआत की, जैसे प्रश्न आया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए कौन कौन से स्रोत है, समझाइए। तो आप जब उत्तर लिख रहे हो तो जो ये हेडिंग डाल रहे हो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये आपको कौन सी पेन से लिखना है? ब्लैक पेन से। और ऐसे अंडरलाइन किया और फिर आप इसके बारे में बात कर लो, ठीक है। फिर अब इसके आगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो कंटेंट लिख रहे हो ना, ये पूरा कंटेंट आपको कौन सी पेन से लिखना है? ब्लू पेन से। जबकि ये जो बात लिखी आपने, ये कौन सी पेन से लिखनी है? ब्लैक पेन से। इसलिए पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी हेडिंग और सब हेडिंग्स लिखते हो, जितने भी आप हेडिंग लिखोगे और हेडिंग के अलावा सब हेडिंग लिखोगे, सब हेडिंग, तो हेडिंग और सब हेडिंग्स ये कलरफुल पेन से होनी चाहिए। उसमें 2 पेन प्रयोग में लेना जो स्टैंडर्ड होती है, एक तो ब्लैक और दूसरी बॉल पेन। तो 2 पेन का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। जितने भी आप हेडिंग डालो उन सब में क्या 2 प्रकार की पेन का प्रयोग करना, हेडिंग्स के लिए ब्लैक पेन के लिए, और बाकी का जो कंटेंट लिख रहे हो उसके लिए ब्लू पेन की। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, और दूसरा पॉइंट यह है कि आप कभी कभार क्या होता है कि जब यूनिवर्सिटी की कॉपियां जाती है चेक होने के लिए, तब हम देखते हैं कि स्टूडेंट क्या करता है, उत्तर लिखता है लेकिन वो कौन से प्रश्न का उत्तर है वो प्रश्न संख्या आगे नहीं लिखता, ठीक है ना। प्रश्नों की शुरुआत कर देगा, जैसे पहले का उत्तर लिखेगा, उसने यूं करके उत्तर लिख के शुरू कर दिया, फिर आगे और करेगा अगला क्वेश्चन,
उत्तर करके यूं लिख दिया। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, यूनिवर्सिटीज का पेपर होता है वो बहुत सारे पार्ट्स में बांटा हुआ होता है। पहला पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी और तीसरा पार्ट सी। अधिकतर यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है। तो पार्ट ए में छोटे सवाल होते हैं, इसमें मीडियम साइज के होते हैं और इसमें बड़े सवाल होते हैं। तो आपको उत्तर लिखते समय यह भी बताना है कि ये जो उत्तर है वो, तो सबसे पहले आप जब पार्ट ए को सोल्व कर रहे हो तो ए के सारे सवालों को आप एक ही स्थान पे लिखो। ठीक है, पार्ट ए लिख दिया ऊपर, फिर लिखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, फिर लिखना क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया और उसका आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और इस 3 का आंसर, ऐसे। अच्छा, कभी कभार ये होता है क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इस एक के 2 पार्ट होते हैं, या एक क्वेश्चन लिख दिया फिर और के अंदर एक और लिख दिया। मतलब इसका मतलब है कि इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। ठीक है ना, एंड नहीं, और लिखा होगा, ओ का मतलब अथवा में, या तो ये करना है या ये करना है। तो ये जब उत्तर आप अटेम्प्ट कर रहे हो और वाले सवालों के, जब आप कॉपी में लिख रहे हो, तो आपको ये बताना भी होगा वहां पर कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये अथवा वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है या इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया और फिर उत्तर लिखना शुरू कर दिया, उससे भी एग्जामिनर कंफ्यूज होगा कि इसने कौन से सवाल को अटेम्प्ट करके उत्तर लिखा है। ठीक है, तो आप हो सकता है कि मोटे तौर पर जैसे एक क्वेश्चन आया, एक तो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाइए, और दूसरा अथवा के अंदर आया कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए। तो आप वहां हेडिंग में यहाँ क्वेश्चन नंबर के आगे लिख लो ना। यहाँ तो जैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो यहाँ लिख लो पृथ्वी की आंतरिक संरचना और फिर उत्तर लिखना शुरू कर दो। यदि आप अटेम्प्ट कर रहे हो दूसरा वाला पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, तो आप यहां पर इसकी जगह लिख लो कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उस एग्जामिनर को ये क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए आपकी कॉपी को देखकर कि ये जो उत्तर लिखा गया है वो कौन से प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, जब एग्जामिनर का माथा खिसकेगा इस कारण कि यार इसने उत्तर लिखते समय क्वेश्चन नंबर को मेंशन नहीं किया, अब मैं इसकी कॉपी चेक करूं तो कैसे करूं, ऐसी स्थिति नहीं रहनी है। ठीक है ना, क्लियर कट हमें एग्जामिनर को यह कह देना है कि ये जो सवाल का उत्तर लिखा हुआ है ये इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो दूसरी बात, पहली बात, आपको 2 प्रकार के पेन का प्रयोग करना है। हेडिंग के लिए अलग पेन, सब हेडिंग्स के लिए, हेडिंग और सब हेडिंग्स के लिए अलग पेन, और जो मेन कंटेंट है उसके लिए आपको अलग पेन। दूसरी बात मैंने बताई आपको कि जब उत्तर लिख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 7 में मेंशन करना है कि ये इस क्वेश्चन का उत्तर है। ठीक है, पार्ट ए के क्वेश्चन है, जैसे 5 क्वेश्चन आए पार्ट ए के, तो पार्ट ए के 5 क्वेश्चन आपने यहां सोल्व कर दिए सारे। फिर पार्ट जब बी शुरू कर रहे हो तो यहां लिखना है आपको पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, यूं। पार्ट सी कर रहे हो तो उसके ऊपर लिख लो पार्ट सी, फिर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रकार से। ठीक है, तो एग्जामिनर को क्लियर कट ये मैसेज चला जाना चाहिए कि आप जो उत्तर लिख रहे हो कौन से पार्ट का है और कौन से नंबर क्वेश्चन का है। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो जाने से एग्जामिनर सहज महसूस करेगा, असहज नहीं होगा। असहज नहीं होगा तो हो सकता है कि वो आपको अच्छे नंबर दे दें। तो कम से कम ऐसी गलती कभी मत करना कि एग्जामिनर इस बात को लेकर चिंतित रहे कि यार क्या लिखा है, कौन से सवाल का जवाब लिखा हुआ है, समझ नहीं पा रहे, तो फिर वो उस समय आपको नंबर नहीं दे पाएगा। तो 2 बात हो गई। अब हम चलते हैं अगली बात पर, और तीसरी बात यह है कि आपको कौन सा सवाल अटेम्प्ट करना है। यदि अथवा वाला आ जाए ना, अथवा में 2 सवाल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहाँ ये अटेम्प्ट करो या ये अटेम्प्ट करो, दोनों में से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर दे दिया कि क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें ये सवाल हो गया और एक दूसरा सवाल और में ये दूसरा दे दिया। ठीक है, आपको ये वाला सवाल अटेम्प्ट करना है या ये वाला अटेम्प्ट करना है, ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए। पहली बात कि दोनों में से सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी मजबूत किसकी है, वो वाला अटेम्प्ट करना है। दोनों में आपकी एक जैसी स्थिति है तो फिर क्या करना है। यदि आपको दोनों सवाल एक जैसे आ रहे हैं तब इस स्थिति में क्या करोगे, आपको उस सवाल को अटेम्प्ट करना है जिसके बहुत ज्यादा डिविडेशन हो। ठीक है ना, मतलब वो सवाल
बहुत ज्यादा भागों में डिवाइड किया हो। जैसे एक सवाल दिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके स्थान पर आपको अथवा के अंदर और में जो यहां लिखा और फिर इन्होंने कहा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से आप क्या समझते हैं? इसके जानकारी के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्रोतों को समझाते हुए इसकी परतों का वर्णन कीजिए। यदि इस प्रकार से, देखो यह सीधा सा सवाल है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए, सीधा सीधा दिया है, कुछ नहीं कहा। जबकि इसमें क्या बोला है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब ये सवाल का एक पार्ट हो गया। दूसरा इसने कहा है कि इसकी जानकारी के प्रत्येक स्रोत, तो ये सवाल का दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा अप्रत्यक्ष स्रोत, तो ये तीसरा पार्ट हो गया। और चौथा है कि इसकी परतों का वर्णन, तो चौथा पार्ट हो गया। इसका मतलब है कि एक ही सवाल के कितने पार्ट हो गए, यहां पर 4 पार्ट हो गए। इसका मतलब है कि आप 4 बार हेडिंग लिखोगे एक ही सवाल के उत्तर के अंदर। अब 4 बार लिखोगे, एक तो है कि इस सवाल को अटेम्प्ट कर रहे हो, सीधा साधा सवाल है। एक है कि आपको दे दिया उसने अलग अलग कि इसके बारे में भी मुझे अलग बताओ, इसके बारे में भी अलग बताओ, इसके बारे में भी अलग बताओ, इसके बारे में भी अलग बताओ। इसका मतलब है कि प्रत्येक सेक्शन के अलग अलग नंबर है। 10 नंबर का पेपर है तो 2 नंबर हो सकता है कि क्या समझते हो इसके होंगे, 3 नंबर इनके हो सकते हैं प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष से, तो 6 2 8, और लास्ट में इसकी परतों का वर्णन 2 नंबर इसके हो गए, 10 नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपको इस वाले पार्ट से भी नंबर मिलेंगे, इस वाले पार्ट से भी नंबर मिलेंगे, इस वाले पार्ट से भी नंबर मिलेंगे और इस वाले से भी मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों के अधिक अंक आने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए आपको यदि ऐसी स्थिति में हो कि कौन सा सवाल अटेम्प्ट करें, जब दोनों सवालों के बारे में आपका ज्ञान है वो एक जैसा ही हो, तो आपको ऐसे सवाल अटेम्प्ट करने हैं जिसके सब पार्ट्स है वो अधिक होंगे, जिसके पार्ट्स और सब पार्ट्स क्या होंगे, अधिक होंगे। वहां पर आपके अधिक अंक आने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि यहां पर हमारे पास लिखने का जो स्कोप होता है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। अब मैं अगली बात पे, चौथी बात पे आता हूं, और चौथा है ये उत्तर लिखने का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है कि हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन आंसर शीट। आपको अपना उत्तर किस प्रकार से आंसर शीट में प्रस्तुत करना है। तो जैसे आपने उत्तर लिखा तो सबसे पहले लिख लिया आप भाई आंसर लिख रहे हैं आप, ठीक है। कौन से नंबर क्वेश्चन का है कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर है। अब यहां पर इस प्रकार से आप हेडिंग डाल दिया, ठीक है। अब सवाल लेते हैं। एक सवाल आपसे पूछ लिया गया, वायुमंडल की संरचना और संगठन का वर्णन कीजिए। माना कि आपके सामने ये सवाल आ गया, ठीक है, कि वायुमंडल की संरचना और संगठन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में आपको लिखना है, तो कैसे लिखोगे। ये सवाल देख लिया आपने। अब इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे।
सबसे पहले आपको पेपर के पेज के बीच में लिखना है वायुमंडल। क्या लिखोगे आप? वायुमंडल। कौन सी पेन से लिखना है? ये वाली बात आपको लिखनी है ब्लैक पेन से। फिर सबसे पहले यहां शुरू करोगे आप, एक फ्लो चार्ट बना दो। क्या बनाना है? इस प्रकार से एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में सबसे पहले यहां लिखना है परिचय। उसके बाद में आप लिखोगे वायुमंडल का संगठन। फिर आप लिखोगे यहां पर वायुमंडल की संरचना। फिर आप इसमें लिख सकते हो वायुमंडल का महत्व। ठीक है, तो इस वाले सवाल का आपने क्या कर दिया कि इस प्रकार से एग्जामिनर के सामने पेश कर दिया कि मैं जी ये जो उत्तर लिखने जा रहा हूं इसमें सबसे पहले परिचय लिखूंगा, उसके बाद में संगठन के बारे में चर्चा करूंगा, फिर संरचना के बारे में करूंगा और फिर महत्व के बारे में करूंगा। ठीक है, आप यहां पर इसको और ज्यादा डिवाइड कर सकते हो। परिचय में आप यू परिचय में ये कह सकते हो, परिचय में क्या क्या लिख रहे हो, तो आप ये लिख सकते हो कि मैं सबसे पहले बताऊंगा वायुमंडल की परिभाषा के बारे में, फिर मैं बताऊंगा वायुमंडल के विस्तार के बारे में, इसके बाद में फिर मैं इसके अंदर बताऊंगा इसकी वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा कि वायुमंडल का क्या लिखा था यहां पर, विस्तार, उत्पत्ति, और आप यहां लिख सकते हो इसकी महत्व या उपादेयता, कुछ भी जो पॉइंट आप, ये मैंने एक उदाहरण लिया है। ठीक है, संगठन में आप क्या लिखोगे कि संगठन में किस किस से मिलकर बना है, तो मैं इसके बारे में, गैस के बारे में वर्णन करूंगा, जल वाष्प के बारे में वर्णन करूंगा और धूल कणों के बारे में वर्णन करूंगा। तो ये आपने संगठन में एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बता दिया कि इसमें ये लिखने वाला हूं। संरचना में आप यहां बता दो कि मैं सबसे पहले सौरमंडल के बारे में बताऊंगा, फिर समताप मंडल के बारे में बताऊंगा, और यहां पर यह भी लिख लो कि समताप मंडल में मैं ओजोन मंडल के बारे में विशेष रूप से चर्चा करूंगा, सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इस प्रकार से आप सारे मंडल का नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो संरचना और महत्व, महत्व में क्या, मानव जीवन के लिए क्या महत्व है, इसको अलग हेडिंग डाल सकते हो आप। हमारी पृथ्वी के लिए इसका क्या महत्व है, ये डाल सकते हो आप। पर्यावरण के लिए क्या महत्व है, इस प्रकार से हेडिंग डाल सकते हो आप। तो एक सवाल को आपने क्या कर दिया कि पूरे उत्तर को सबसे पहले जब शुरुआत कर रहे हो तो इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना के ये लिख दो कि मेरे जो उत्तर है इस उत्तर को मैं ये पॉइंट होंगे और इन पॉइंट के माध्यम से मैं इस उत्तर को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर एक ही पेज के माध्यम से समझ जाएगा कि आपने आगे के पेज में उत्तर में क्या लिखा है। यहां पर जो लिख रहे हो ये बता देगा कि आपने आगे गैस का वर्णन किया है, आगे जलवाष्प का वर्णन किया है, आगे धूल कणों का वर्णन किया है। ठीक है, लेकिन वो पहले पेज से जब आपका उत्तर शुरू करने जा रहा है तभी उसको ये समझ आ जाएगा कि इसने इस जो उत्तर में इन चीजों को लिखा था। सबसे पहले आप क्या करना है कि अपने उत्तर की शुरुआत इस प्रकार से एक चार्ट बना के और उस उत्तर के जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के बारे में लिख लीजिए कि सबसे पहले परिचय के बारे में बात करूंगा, उसके बाद में संगठन, फिर संरचना, फिर महत्व। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। इसके बाद में अब आपने हेडिंग डाल दी कि भाई मैं, ये मेरा पहला पॉइंट है उत्तर का परिचय, तो इसको ब्लैक पेन से लिख दिया। अब इस परिचय में आपने जो कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है, परिचय के बारे में, जैसे आपने परिचय में लिखा इसके विस्तार के बारे में, तो विस्तार के बारे में लिख रहे हो तो विस्तार को अलग से आप हेडिंग डाल के सब हेडिंग, ये तो परिचय की हेडिंग होगी, फिर अब ये विस्तार की सब हेडिंग होगी।
तो इसको भी हेडिंग डाल के लिखो। उत्पत्ति के बारे में लिख रहे हो तो जब उत्पत्ति लिख रहे हो तो इस उत्पत्ति को एक हेडिंग डाल के लिखो। ठीक है, इन सब में कौन सी पेन का प्रयोग करना है? इन सब में ब्लैक पेन का प्रयोग करना है। कौन सी पेन का प्रयोग करना है? ब्लैक पेन का, ब्लैक पेन का प्रयोग करना है। ठीक है, और बाकी वाले के लिए, और ये जो इसका आगे का जो कंटेंट लिख रहे हो वो आपको ब्लू पेन में लिखना है। कौन सी पेन में लिखना है? ब्लू पेन में। तो एक तो समझ गए आपको उत्तर को प्रेजेंट कैसे करना है। इसके अलावा यदि आप भूगोल के विद्यार्थी हो, if you are the student of geography discipline, then you will must use the maps। ठीक है, आपको मानचित्र प्रयोग करने होंगे अपने उत्तर में, किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए। ठीक है ना, जैसे आपसे पूछ लिया कि अटलांटिक महासागर की नितलीय जो उच्चावच है, जो नितल उच्चावच है अटलांटिक महासागर का, उसके बारे में बताओ। तो आपको अटलांटिक महासागर का मैप बनाना है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बने तो कोई बात नहीं, लेकिन मोटा मोटा खाका उसका आपको बनाना है। ठीक है, यदि पूछा जाए कि भारत में मृदाओं का वितरण बताइए, भारत में मृदा का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, तो आपको क्या करना है कि भारत का मैप बना के इस प्रकार से, और उसमें बताना है कि कौन कौन से स्थानों पर कौन कौन सी मृदा है। राजस्थान का आ जाए कि राजस्थान में वनस्पति का वितरण बताइए, तो आपको राजस्थान का मैप बताना है। ठीक है, यदि भौतिक भूगोल का कोई भी सवाल आ जाए, ठीक है ना, महाद्वीप और महासागरों का विस्थापन आ जाए, यहां पर आपको किसी मरुस्थलों के बारे में आ जाए या पर्वतों के बारे में कोई भी सवाल आ जाए आपको ज्योग्राफी के अंदर, आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए, यदि उसमें नहीं बताया गया कि इसको मानचित्र की तरह समझाओ, तो भी आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि मैं किस प्रकार से इसमें मानचित्र डालूं। ठीक है, यदि इसमें वर्ल्ड का मैप लगेगा, या इसमें इंडिया का मैप यूज करूं, या इसमें राजस्थान का मैप यूज करूं, लेकिन आपको मैप श्योर यूज करना है। ठीक है ना, बड़े वाले क्वेश्चन में तो मस्ट है, आप यूं समझो कि आपने मैप का प्रयोग किया है तो आपको दूसरे स्टूडेंट्स की तुलना में 1-2 नंबर तो एक्स्ट्रा मिलने ही मिलने हैं। ठीक है ना, इसलिए मैपिंग है, इस अपने सवाल के अंदर मैप्स का प्रयोग जरूर करना है। यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो ना, और यदि उसमें लिखा हुआ है कि पानीपत का युद्ध क्या वर्णन करो, तो पानीपत कहाँ आया हुआ है? भारत का नक्शा बना के आपको, और उसमें पानीपत दर्शा दोगी, ये इस स्थान पर पानीपत है। ठीक है ना, तो वो भी आपके हिस्ट्री वाले सवाल में भी इंपैक्ट पैदा करेगा। यदि आईआर का कोई सवाल आया और पूछा है कि इसमें कि भारत और बांग्लादेश के बारे में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में बताइए, तो आप भारत का नक्शा बनाइए, बांग्लादेश का नक्शा बनाओ, और फिर वहां पर आप मेंशन कर दो कि ये भारत है, यहाँ बांग्लादेश है, और किस प्रकार से इन दोनों के बीच में भौतिक संपर्क स्थापित हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भूगोल में ही नक्शे का प्रयोग होगा, अन्य सब्जेक्ट में भी आप नक्शा बना सकते हो। ठीक है ना, मैप का प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा, मैप के अलावा आगे आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम, इनका प्रयोग करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना, फ्लो चार्ट में जैसे आप जैसे लिख रहे हो आप कि वायुमंडल का संगठन, ठीक है ना, तो वायुमंडल का संगठन यूं लिखा। अब इसका फ्लो चार्ट में क्या है, एक साइड में लिख लिया आपने कि गैस, दूसरी साइड में आप यहां लिख लो जलवाष्प, तीसरी साइड में लिख लो धूलकण। ठीक है, ये सेम बात आप पैराग्राफ में लिखते हो और एक इस प्रकार से लिख रहे हो तो इसका असर अलग होगा, क्योंकि ये दूर से दिखेगा यार, वायुमंडल के संगठन में उसने गैस के बारे में लिखा, जलवाष्प के बारे में लिखा, धूलकण। अब गैस के बारे में भी आप कुछ लिखना चाह रहे हो तो यहाँ गोला बना दो, और गैस में कौन कौन सी है, तो O2, नाइट्रोजन, CO2, ठीक है, ओजोन, आर्गन, इस प्रकार से गैसों के बारे में बता दिया। अच्छा, कि इसको गैस के बारे में भी इन बातों के बारे में ध्यान है। जल वाष्प में आप यूं गोला करके और बता सकते हो कि वाष्पीकरण क्या होता है, तो वाष्पीकरण, संघनन, ये सब बातें इसमें शामिल होती है। ठीक है, धूलकण है, जैसे ये धूलकण, ये आर्द्रता ग्राही नाभि की तरह काम करते हैं, तो इस पे गोला लगा के लिख लो आप आर्द्रता, आर्द्रता ग्राही। ठीक है, समझ गए। तो कुल मिला के इस प्रकार के फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हो। एक और फ्लो चार्ट का मैं आपको
जैसे आपको कोई परसेंटेज के आधार पर किसी को शो करना है, ठीक है ना, कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा है, तो आप यहां लिख लो कि भाई नाइट्रोजन, फिर यहां लिख लिया आपने ऑक्सीजन, ठीक है, और फिर यहां लिख दो आपके भाई अन्य गैसें, जिसमें ओजोन है, आर्गन है, ये वाले CO2 वगैरह ही आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार का त्रिभुज बना के, सीधा पिरामिड बना के, ऐसा उल्टा पिरामिड बना के भी आप अपने उत्तर में कुछ बातें प्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि इसके लाभ बताओ या इसकी हानियां बताओ, ठीक है ना, तो आपने बीच में लाभ लिख लिया और इसके चारों तरफ आप पॉइंट बना के, तीर बना के, ऐसे इसके जो जितने 5-7 लाभ है उन लाभ को ऐसे तीर बना के और लिखते जाओ, ठीक है। यदि इन लाभों के बारे में और ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो आप अलग से इसके नीचे इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन एक बार सभी लाभ को एक ही स्थान पर इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना के बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पॉइंट है और उसमें 3 पार्ट है तो आप इस प्रकार से तीर बना के इन तीनों के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। यहां ऐसे ये गोला किया, कोई 4 पार्ट है तो उसके बारे में यूं लिख सकते हो, एक इस साइड में, एक इस साइड में, यहाँ चारों बातें लिख लिया आपने, बीच में लिख दिया कि भाई ये मैंने लाभ लिखे हैं, या कोई तत्वों के बारे में लिखना है या कुछ भी लिखना है। यहाँ आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं, तो आप यहां पर क्या करोगे, लिख लिया भाई हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटते हैं, तो इस प्रकार से आप फ्लो चार्ट में लिख लो कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ठीक है। फिर आप इस आदिकाल को अलग प्रकार से एक्सप्लेन करके अलग से शुरू कर सकते हो, लेकिन एक बार आपको उत्तर चेक करने वाले को, कॉपी चेक करने वाले को इस प्रकार से फ्लो चार्ट में लिखोगे तो उसको पूरा उत्तर आपको समझ में आ जाएगा। वो अंदर की बातें पढ़े या न पढ़े, लेकिन उसको मोटे तौर पे एक बात समझ में आ जाएगी कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। तो अपने उत्तर में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ब्लैक पेन से लिखोगे, फ्लो चार्ट का प्रयोग करेंगे। अपने उत्तर में शुरुआत में आपके उत्तर में कौन कौन से पॉइंट लिखे हुए हैं उनको इस प्रकार से पॉइंट बना के एक स्थान पर लिख लो, ठीक है। अपने उत्तर में अधिक से अधिक मैप्स का प्रयोग करना है, अधिक से अधिक फ्लो चार्ट का प्रयोग करना है, अधिक से अधिक डायग्राम का प्रयोग करना है। आप पाई चार्ट का प्रयोग कर सकते हो यदि आपको कहीं पर परसेंटेज दिखाने हैं, ठीक है। यदि पूछा जाए कि भारत राजस्थान में वन में आरक्षित वन कितने हैं, संरक्षित कितने हैं और अवर्गीकृत वन कितने हैं, तो आप इस प्रकार से पाई चार्ट बना लो, ठीक है। इस पाई चार्ट में बता दो कि तो इतने प्रतिशत वन ए कैटेगरी के, इतने प्रतिशत वन बी कैटेगरी के और इतने प्रतिशत वन सी कैटेगरी के। तो इस डायग्राम को देखकर एग्जामिनर सीधा पूरे उत्तर को एक साथ समझ लेगा, ठीक है। इसलिए अधिक से अधिक आप पाई चार्ट का प्रयोग करो, फ्लो चार्ट का प्रयोग करो, ठीक है। आप सीधा पिरामिड प्रयोग करो, उल्टा पिरामिड प्रयोग करो, या आप जैसे कहीं पर आपको तुलना करनी है तो हमेशा तुलना वाले जो उत्तर है ना वो आप बॉक्स बना के ऐसे लिख लो कि भाई आपको ये बताना है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में क्या अंतर है, तो आप ऐसे एक टेबल बना लो और यहां लिखो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये सब ब्लैक पेन से लिखना है, और ये लिखो आप उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। अब आप इसमें अंतर लिखते जाओ, और यदि अंतर का कोई आधार है तो ये एक और कॉलम बना सकते हो और यहां लिख सकते हो कि भाई जैसे उत्पत्ति, फिर आपको समय के बारे में बताना है, किस काल में आता है ये, इसका वेग कौन सा कितना है, किन किन स्थानों पर आता है,
तो ये यदि कॉमन पॉइंट है यदि दोनों के, तो आप अब उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति यहां लिख लो और इस वाले की उत्पत्ति यहां लिख लो। फिर समय, तो इसका समय यहां लिख दो, इसका समय यहां लिख दो। वेग, तो इसका वेग यहां लिख दो, इसका वेग यहां लिख दो। स्थान, तो कौन कौन से स्थान पे, यहाँ स्थान लिख दो और यहाँ पर भी स्थान लिख लो। तो इस प्रकार से आप यदि कोई सारणी बनाकर तुलना कर रहे हो और कोई टेबल बनाकर आप उनकी तुलना कर रहे हो, तो ये आपका जो प्रेजेंटेशन है वो और अधिक बेहतर दिखेगा, एग्जामिनर को अधिक नंबर देने के लिए विवश करेगा। तो एक उत्तर लिखने का ये भी तरीका है। इसके अलावा यदि आप समय पर पूरा पेपर कर लेते हो, पहले तौर पे आपको ये देखना है टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यदि आपने किसी एक सवाल में यदि आपको आ रहा है और आप उस एक सवाल में आप 50 मिनट दे रहे हो, ठीक है ना, और कोई सवाल नहीं आ रहा है, उसके लिए यहाँ 2 सवाल ऐसे हैं जिनमें 50-50 मिनट दे दिए और बाकी वाले सवाल आपको आ तो रहे हैं लेकिन अब आपके पास में समय नहीं है, तो क्या करोगे? इसलिए उत्तर लिखते समय जब आप पेपर के उत्तर लिखने की शुरुआत कर रहे हो तो पहले से ये निर्धारित कर लो कि मेरे को पार्ट ए के अंदर इतना टाइम देना है, पार्ट बी में मेरे को इतना टाइम देना है और पार्ट सी के अंदर मेरे को इतना टाइम देना है, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट यदि नहीं किया तो लास्ट में हाथ मलते रह जाओगे, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, एग्जामिनर आपकी कॉपी ले लेगा, ठीक है। तो आपको आते हुए भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके पा रहे हो, ठीक है। तो पहली आवश्यकता आपको इस बात की है कि टाइम जो दिएगा, जो टाइम है उससे पहले पहले आप सभी सवालों को अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। जितने अधिक सवाल अटेम्प्ट करोगे सीधा चांस बनता है कि आपके अधिक नंबर आएंगे, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है कि बहुत बार ऐसा आता है कि आपका जो पेपर है उस पेपर में 10 सवाल लिखे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, नाम मात्र का भी नहीं आता। वो क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि कॉपी चेक करने वाले को क्या पता चलेगा, वो पेज कितने पेज भरे हुए हैं इस आधार पे मेरे को नंबर दे देगा। ये भ्रांतियां हैं स्टूडेंट में, इस कितने पेज भरे हुए हैं इस आधार पे आपको कोई नंबर नहीं देगा, लेकिन आपको आ रहा है और पेज भी अधिक भरे हुए हैं तो श्योर नंबर मिलने हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, एक ने तो एक बार हद कर दी, हनुमान चालीसा लिख दिया, प्रत्येक सवाल में हनुमान चालीसा लिखा हुआ, ठीक है। वो ये समझेगा कि यार ये टीचर क्या करेगा, पेज कितने भरे हुए हैं उसके आधार पर मेरे को नंबर दे देगा, 0 नंबर, फेल, ठीक है। एक विद्यार्थी ऐसा था, उसने क्या किया कि पार्ट ए के अंदर देखो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं ना, निर्देश, तो आधी लाइन उसने निर्देश से उठाई उत्तर लिखते समय। जैसे वो पहले क्वेश्चन का उत्तर लिख रहा है ना, तो निर्देशों को पढ़ा कि भाई आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, आप पार्ट ए से इतने की सवाल करेंगे, पार्ट बी से इतने सवाल करेंगे, पार्ट ए के वर्ड लिमिट इतनी है। ये जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं ना, उन इंस्ट्रक्शन से उसने शुरुआत की। पूरा इंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहा हो, एक लाइन है तो उसकी आधी लाइन लिखी, आधी लाइन अगले वाले से उठाई, आधी लाइन और अगले इंस्ट्रक्शन से उठाई, इस हिसाब से वो उत्तर बना रहा है, ठीक है। फिर क्या करेगा, पार्ट ए में तो सवाल दिया हुआ है, जैसे सीमा क्या है ये लिखा हुआ है, यहाँ सियाल क्या है, ठीक है, यहाँ पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, तो वो क्या यहां से उठाएगा पृथ्वी की उत्पत्ति शब्द, ठीक है। यहां पर एक आगे लिखा हुआ वायुमंडल की संगठन और संरचना, तो फिर वो उत्तर लिखते समय यहां उठाया उसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर आगे लिख रहा है वायुमंडल की संरचना और संगठन। वो पूरा पैराग्राफ बना रहा है, लेकिन पैराग्राफ में क्या है, वो कौन से शब्द काट रहा है कि भाई क्या कैसे, जो प्रश्नवाचक शब्द है उनको काट रहा है, बाकी वाले वर्ड्स लिख रहा है। तो कभी कभार क्या होता है, वो ये समझता है कि कोई ऐसे एग्जामिनर के पास में चली जाएगी कि वो भूगोल के शब्दों को देखकर उत्तर दे देगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये मत समझना कि जो पेपर चेक करने वाले होते हैं वो मूर्ख बन जाएंगे, कभी नहीं बनेंगे। इसलिए वो आपको उत्तर लिखते समय इस प्रकार की किसी भी हरकत को नहीं अंजाम देना है, इससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, 100% चांस बनते हैं कि आप फेल होंगे उसमें, ठीक है ना। तो मूर्ख बनाने की, एग्जामिनर को मूर्ख बनाने की कोशिश कभी मत करना, ठीक है। आप पूरे सवालों के जवाब में वही लिखा हुआ है कि यहां से उसने एक शब्द उठाया, यहां से एक शब्द उठाया, आपको लगेगा यार इसने कितने स्टैंडर्ड कीवर्ड यूज किए, ठीक है ना, लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता, ठीक है। कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वायुमंडल का वर्णन, यहाँ आगे और कोई दूसरा शब्द लिखा है महासागरीय धारा, तो वो उठा लिया, फिर आगे ज्वार बटा लिखा है वो उठा गए, और है आगे लिख दिया है, ये सेंटेंस बना दिया उसने खुद ही बैठे बैठे, ठीक है।
तो उसका उत्तर से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और ऐसे करने से आपके जो नंबर नहीं मिलेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, ऐसे कभी मत करना। एग्जामिनर आपसे बड़ा है, आप जिस स्टेज से गुजर के आए हो उस स्टेज को उसने बहुत साल पहले पार कर लिया, तो कभी भी आप उसको घुमाने की कोशिश मत करना। अपने उत्तर को बेहतर करने के लिए, आपको नहीं आ रहा है, ठीक है ना, एक ऐसी स्थिति बनती है कि आपको कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक कहीं पर सुना होगा, लेकिन उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैं एक सवाल यहां आपको बता दूं, आपने नहीं पढ़ा होगा माना कि, और एक सवाल आ गया कि मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण को समझाइए। पॉलिटिकल साइंस में आ गया कि मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण को समझाइए, और आपने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन अटेम्प्ट करना है इसको, ठीक है, अटेम्प्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो वही हेडिंग डाल दिया आपने। सबसे पहले तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है, जो पढ़ के गया वो नहीं बना रहा है, लेकिन आपको ये सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन आपने इस प्रकार से उत्तर को सजा रहे हो, तो एग्जामिनर को लग रहा है अच्छा यार ये तो अलग तरीके से लिख रहा है, वो ज्यादा समझता होगा, लेकिन आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा, तभी आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां लिखना है परिचय, सबसे लास्ट में लिख देना आप सारांश, ठीक है, यहां ये टॉपिक दे देना, एक विषय लिख देना महत्व, इससे पहले ये एक पॉइंट दे देना आप, और यहां लिख देना आलोचना, ठीक है, महत्व लिख दिया, आलोचना लिख दी, या उपयोगिता, यहां लिख लेना सिद्धांत का वर्णन, ठीक है, ये पॉइंट लिख दिया आपने। अब एग्जामिनर सोचेगा यार इसने ये इतने मतलब इस उत्तर को इस प्रकार से लिखा है, तो इसका मतलब है कि इसने नीचे अगले वाले पेज में भी अच्छा लिखा होगा, ठीक है। फिर आप सिद्धांत का परिचय दे रहे हो, तो यहां पर इसको भी अलग अलग भागों में बांट दो कि शक्ति का परिचय, फिर लिख दो पृथक्करण का परिचय, ठीक है ना। अब आप आगे इनको एक्सप्लेन करते रहना। अब मोटे तौर पे आपको नहीं आ रहा है तो कम से कम ऐसी बातें लिखो, शक्ति क्या होती है, सत्ता क्या होती है, बल क्या होता है, इन सब बातों को यहां इकट्ठा करके लिख दो। पृथक्करण का मतलब अलग करना, तब कौन कौन सी शक्तियां अलग हो रही है, तो आप यूं कह देना कि यदि पॉलिटिकल साइंस में आ रहा है तो राज्य की शक्ति के बारे में हो सकता है, तो राज्य के कितने अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनको क्या करना, पृथक करना। क्या भारत में ऐसा लागू है, भारत में कौन कौन सी जगह लागू है, किन किन संदर्भ में लागू है, किन संदर्भ में लागू नहीं है, वो दुनिया में कौन कौन से जगह, आप किसी भी देश का नाम लिख दो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो उत्तर नहीं आ रहा हो आपको तो ऐसे करके आप उत्तर लिख सकते हो। अच्छा, जब भी आप परिभाषा लिखो ना, किसी भी उत्तर में जब परिभाषाएं लिख रहे हो तो ध्यान रखना, हमेशा परिभाषा लिखते समय, जैसे आप लिख रहे हो मानव भूगोल की परिभाषा फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार, तो आप वहां लिखो फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार, नाम लिखना है आपको ज्योग्राफर का, फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार, यूं लिखा। अब इन्वर्टेड कोमा शुरू करो, या परिभाषा लिखो, इन्वर्टेड कोमा बंद कर दो, ठीक है। या फिर दूसरी परिभाषा लिख रहे हो कि कुमारी सैंपल के अनुसार, आगे लिख लो कुमारी सैंपल के अनुसार, ठीक है, फिर इन्वर्टेड कोमा में और सैंपल लिख दो। और कोई भूगोलवेता का नाम है तो वो लिख दो कि इसके अनुसार, दिस के अनुसार, दिस के अनुसार, ठीक है ना। तो इसके अनुसार आप जब परिभाषा लिखो तो ये नाम जरूर लिखना है, ठीक है ना। आप कोई भी सब्जेक्ट हो आपके, ठीक है, अधिक से अधिक नाम लिखना है, उसमें नाम लिख के इन्वर्टेड कोमा में करके और फिर परिभाषा लिखना। एक अगली बात कि आप जब भी एक्सप्लेन कर रहे हो, उत्तर को लिख रहे हो, तो एग्जाम्पल ज्यादा लिखना। जहां पर भी आप कोशिश करो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश करना। किसके द्वारा? उदाहरण के माध्यम से, ठीक है ना। शक्ति पृथक्करण है तो आप शक्ति पृथक्करण में उदाहरण दे दो कि कौन कौन से स्थान पर ये शक्ति पृथक्करण लागू है। विधायिका लिख रहे हो तो विधायिका के उदाहरण दे दो कि दुनिया में विधायिका की यही उदाहरण है, कार्यपालिका की यही उदाहरण है, ठीक है ना। आप जैसे आपको धाराएं पूछा है, महासागरीय धाराएं, तो धाराओं के उदाहरण दे दो आप, ठीक है। ज्वार भाटा है तो ज्वार भाटाओं के आप उदाहरण देके लिख लो कि भाई
ये ज्वार भाटा यहाँ पर आता है, इस स्थान पे ज्वार भाटा ज्यादा आता है, इस स्थान पे ज्वार भाटा कम आता है। तो जितने ज्यादा आप उदाहरण दोगे उतना ही आपका जो उत्तर है वो अधिक मजबूत होगा। इसलिए अपने उत्तर देते समय आप एग्जाम्पल्स का प्रयोग है वो अधिक से अधिक करना, ठीक है ना। प्रत्येक जगह आप यदि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तो आप वहां पर कवियों के और कवित्रियों के नाम लिख लो, लेखकों के नाम लिखो अधिक से अधिक उदाहरण के अंदर। हिस्ट्री में आप यदि किसी युद्ध का वर्णन कर रहा है तो उस युद्ध के समकालीन दूसरे युद्ध का आप उदाहरण दे सकते हो, या दूसरे आप राजाओं के नाम दे सकते हो, या यदि आपको स्थापत्य के बारे में बताया हुआ तो अधिक से अधिक स्थापत्य कलाओं का उदाहरण के माध्यम से आप उनको स्पष्ट कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका उत्तर है वो और अधिक परिपक्व लगेगा, अधिक मैच्योर लगेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से लिखने से आपके नंबर है वो अधिक बेहतर तरीके से आएंगे। तो इसलिए एग्जाम्पल्स। दूसरा, यदि आप समय पर पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो तो अगली बात ध्यान रखना अंडरलाइन की। यदि आपके पास में 5-10 मिनट यदि बच रहे हैं तो आप क्या करना है, ऐसे ही बैठे नहीं रहना है टेबल पे। 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में भी आप वहां जाके नींद लेने की कोशिश कर रहे हो तो फिर क्या करोगे यार, ठीक है। यदि आपने 2.5 घंटे में पेपर कर लिया, यहाँ 2 घंटे और 40 मिनट में पेपर कर लिया, तो 20 मिनट से ऐसा, तो 20 मिनट में आप कॉपी को वापस शुरू करो पहले पेज से, और जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको लगे उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्या करना है, आप ब्लैक पेन से या किसी दूसरी पेन से आप क्या है उनको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको अंडरलाइन करोगे तो कॉपी चेक करने वाले का सीधा सीधा दृष्टि है उसी स्थान पे पड़ेगी। तो जो बेहतर फैक्ट है, अच्छा कोई नाम है, किसी सिद्धांत का नाम लिख रहे हो या किसी पुस्तक का नाम लिख रहे हो, पुस्तक के प्रकाशन का वर्ष लिख रहे हो, किसी लेखक का नाम लिख रहे हो, तो इन सबको अंडरलाइन के द्वारा बताइए, ठीक है। अंडरलाइन के माध्यम से बताने से क्या होगा कि आप एग्जामिनर का ध्यान है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना है, अंडरलाइन करके समझाना है, अधिक से अधिक एग्जाम्पल देने हैं, अधिक से अधिक आपको फ्लो चार्ट बनाने हैं, अधिक से अधिक डायग्राम बनाने हैं, आपको अधिक से अधिक मैप का प्रयोग करना है और 2 पेन का प्रयोग करना है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। बिना फालतू के कुछ नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना। एग्जाम ओरिएंटेड बातें लिखनी है, उस सब्जेक्ट की बातें लिखनी है, उस सब्जेक्ट से परे और कोई बात नहीं लिखनी है। बहुत बार तो ऐसा कभी कॉपी में पढ़ने आता है कि सर घर वाले पढ़ने नहीं देते, मैं महिला हूं और घर के काम करने पड़ते हैं, मुझे कृपया पास कर दीजिए। इस प्रकार के जो आप उत्तर में लिख दे हो उससे गलत मैसेज जाता है। कहीं पर आप अपने उत्तर पुस्तिका में अपने मोबाइल नंबर लिख रहे हो तो वो रॉन्ग है, ठीक है। अनफेयर मीन्स लगेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार के काम आपको नहीं करने, टू द पॉइंट सवालों के जवाब देने। इसके अलावा और वैसे कोई बात नहीं रही है, मोटे तौर पर ये इतनी सी बातें। एक है कि राइटिंग है ना, कोशिश करना है कि जिनकी राइटिंग अच्छी होती है ना उनके नंबर उनसे भी हमेशा बेहतर आते हैं जिनकी राइटिंग खराब है, ठीक है। इसलिए अच्छा, और आपने जैसे एक पैराग्राफ लिखा, एक पैराग्राफ में 10 लाइन लिखी, ठीक है, और बाद में आपको पता चला कि यार 3 लाइन मैंने खोटी लिख दी, गलत लिख दी, तो 3 लाइन को आप क्या करते हो, ध्यान है ऐसे 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 करके और उसको पेन से ऐसे मिटा देते हो। ऐसा कभी नहीं करना है आपको, ठीक है। ये बहुत भद्दा नजर आता है कॉपी के अंदर। इसमें क्या करना है आपको, जैसे ये 5 लाइन है, 3 लाइन उड़ानी है, आप नॉर्मल से यूं 2 लाइन कर दो, इसके ऊपर कट कर दो, ठीक है। या उसके ऊपर 1 लाइन जो लिखा हुआ है उसके ऊपर एक इस प्रकार से लाइन घुमा दो हल्की सी, ठीक है। तो वो आपकी कॉपी है वो बुरी नहीं दिखेगी, अच्छी दिखेगी, ठीक है। गलती हो जाती है, आप कोई बात नहीं, लाइन लिख ली। रफ वर्क कर रहे हो तो सबसे पीछे वाले पेज पे करना और उसके ऊपर यूं लिखना है आगे रफ वर्क, ठीक है। लास्ट में जाके यूं क्रॉस कर देना। उत्तर जब तक पूरा नहीं हो तब तक आपको पेज के सबसे लास्ट में नीचे लिखना है पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, ठीक है। पेज के सबसे लास्ट में कोने पे आप यहां लिख सकते हो पीटीओ प्लीज टर्न ओवर। यदि गलती से आपने 3 पेज लिखे, 4था पेज आपको पता नहीं चला, 4 और 5 नंबर पेज खाली रह गए, आप वापिस 6ठे पेज से लिखना प्रारंभ किया है, तो यहां पर आपको जरूर लिखना है इसके नीचे कि पीटीओ प्लीज टर्न ओवर टू पेज नंबर 6। वो समझ जाएगा कि गलती से इसके 4था और 5वां पेज है वो खाली रह गया। नहीं तो वो हो सकता है कि यहीं पर आपकी कॉपी समाप्त कर दे, हो सकता है कि यहाँ 6 पेज से लेकर आपने 25 पेज तक लिखा हो लेकिन उसका ध्यान वहां नहीं जाए क्योंकि यहाँ पेज खाली आ गए बीच में। तो यदि ऐसा हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है, तो उस समय आपको यहाँ लिखना है कि प्लीज टर्न ओवर पीटीओ प्लीज टर्न ओवर टू पेज नंबर 6, ठीक है। तो वो एग्जामिनर उस पेज पे चला जाएगा और वहां पर आपकी कॉपी चेक कर लेगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ट्रिक्स है
कुछ हैक्स थे जो आपको बताए कि इनका यदि आप प्रयोग करोगे तो यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम है उसमें आप अधिक से अधिक जो नंबर है, मार्क्स है, वो प्राप्त कर सकते हो। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इन जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनका प्रयोग करते हुए और अपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अच्छे अंक ले आओगे। धन्यवाद।